हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नेहा सिंह मेरे चैनल DN ऑनलाइन एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज वीडियो जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ उसे स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर नए हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो फटाफट वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके भी बताएँ कि आपको अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो। आप ज्वाइन बटन से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब मेंबरशिप की ज्वाइनिंग पर जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारे लेवल्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको मेंबरशिप से क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका टॉपिक जो है ये वुड का घोषणा पत्र है। आप सभी ने बहुत लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, पर आज मैं इसके बारे में बहुत ही कम मैटर में लगभग सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और ये टॉपिक जो है ये 12th में, BA में, B.Ed में, M.Ed में, इवन C.Tet और TET में भी ये जो टॉपिक होता है ये आता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा समझ करके इसको पढ़ लेते हैं ताकि ईज़िली आप लोगों को समझ में आ जाए। वुड का घोषणा पत्र जो 1854 में आया था उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सन 1853 के अंत तक भारत में अंग्रेज़ों के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा का भी एकाधिकार हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। ब्रिटिश सरकार कंपनी को हर 20 साल बाद एक नया आज्ञा पत्र जारी करती थी। 1833 के बाद 1853 में उस नए आज्ञा पत्र को जारी करना था। इस बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय शिक्षा की नीति के संबंध में विचार किया। इस बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय शिक्षा की नीति के संबंध में विचार करने के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति ने उस समय की भारतीय शिक्षा प्रणाली और कंपनी की भूमिका का गहन अध्ययन किया और उन सब के आधार पर भारत के लिए नई शिक्षा नीति निश्चित की गई और इस नीति को कंपनी के नए आज्ञा पत्र में जोड़ दिया गया। उस समय चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के प्रधान थे। 19 जुलाई 1854 को इस शिक्षा नीति की घोषणा के लिए इसे उन्हीं के नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। यह घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों में लिखा हुआ एक लंबा अभिलेख है जिसमें शिक्षा नीति और कंपनी की भूमिका को स्पष्ट रूप से बताया गया है। वुड का घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा नीति 1854। वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा नीति जो 1854 में आई थी उसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ें सामने आईं जो इस प्रकार थीं। सबसे पहला था शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी सरकार पर था, यानी कि इसका सारा उत्तरदायित्व कंपनी सरकार पर था कि वो शिक्षा को कैसे व्यवस्थित करती है। इस शिक्षा नीति में कंपनी शासित भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी सरकार के ऊपर सुनिश्चित किया गया था, यानी जो भारतीय कंपनी सरकार में कार्यरत हैं या उनके अंडर में हैं उनकी शिक्षा का दायित्व कंपनी सरकार का था। दूसरा था जन शिक्षा विभाग की स्थापना। ऐसे विभाग की स्थापना की गई जिसमें शिक्षा नीति में भारत के कंपनी शासित सभी प्रांतों में जन शिक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की गई। यह भी घोषणा की गई कि उस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी यानी जन शिक्षा निदेशक होगा और इसकी सहायता के लिए शिक्षा उप संचालक, निरीक्षक और लिपिकों की नियुक्ति होगी और वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रांत को अपने प्रांत की शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट भी देनी होगी। यानी कि वो प्रांत जहाँ पर कंपनी सरकार का वर्चस्व चलता था वहाँ पर हर साल के अंत में शिक्षा की क्या प्रोग्रेस हुई है उसकी रिपोर्ट भी देना तय हुआ था।
फिर सहायता अनुदान प्रणाली यानी कि किस प्रकार से वित्तीय व्यवस्था होती थी। सहायता अनुदान प्रणाली, इस नीति में पहली बार देशी और विदेशी सभी शिक्षण संस्थाओं को बिना धार्मिक भेदभाव किए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई थी। यानी इस घोषणा पत्र में, यानी इस शिक्षा नीति के घोषणा पत्र में इस चीज़ की भी घोषणा की गई थी कि बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी शिक्षण संस्थानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसका उपयोग भवन निर्माण यानी कि स्कूल के बिल्डिंग्स बनाने के लिए और विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण करने के लिए और विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति वगैरह जो होनी थी उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए बोला गया था इस शिक्षा नीति में। छात्रवृत्ति के साथ साथ अध्यापकों के वेतन का भी इसी में मेल था, यानी कि इसी वित्तीय व्यवस्था में अध्यापकों को वेतन भी मिलना था। फिर शिक्षा का संगठन 4 स्तरों में किया गया, यानी कि शिक्षा किस लेवल से किस लेवल तक की रहेगी उसके बारे में इसके अंतर्गत इस शिक्षा नीति में बताया गया कि शिक्षा का गठन 4 स्तरों में किया गया: प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और उच्च शिक्षा। और फिर इनको क्रमबद्ध रूप से स्थापित करने की भी व्यवस्था के बारे में कहा गया था। क्रमबद्ध तरीके से पहले क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना यानी कि पहले प्राथमिक विद्यालय, फिर मिडिल, फिर हाई स्कूल, कॉलेज और उसके बाद विश्वविद्यालयों की स्थापना। वुड के इस घोषणा पत्र में यानी शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा का क्या उद्देश्य उन्होंने रखा जब बदलाव किया 1854 में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, उसमें शिक्षा के उद्देश्य उन्होंने कहे कि भारतीयों का मानसिक विकास करना, उनका बौद्धिक स्तर ऊंचा उठाना, ये है उनकी शिक्षा का उद्देश्य। मैं पहले एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया है कि छनन का जो सिद्धांत था उसमें ये था कि उच्च वर्ग के लोग या फिर जो कंपनी सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों को शिक्षा प्रदान की जानी थी। जब नया घोषणा पत्र आया 1854 का, उसमें फिर बताया गया कि जो भारतीय शिक्षा का स्तर है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें उन्होंने कहा कि भारतीयों का मानसिक विकास करना, उनके बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाना, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना, उनका भौतिक विकास करना, भारतीयों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, राज्य सेवा के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना, भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और भारत में अंग्रेजी माल की मांग बढ़ाना, ये उनके उद्देश्य थे, जिसके लिए उन्होंने शिक्षा को इम्पोर्टेंट कर दिया था सभी के लिए। ठीक है, जिसके अंतर्गत उनका ये उद्देश्य था कि वो हर किसी को शिक्षा दे रहे थे, शिक्षा को सुलभ कर रहे थे, शिक्षा को लचीला बना रहे थे भारत में। उनके ये उद्देश्य थे, जैसा कि मैंने अभी बताया। फिर आ जाते हैं शिक्षा की पाठ्यचर्या। शिक्षा की पाठ्यचर्या में इसमें भारतीयों के लिए प्राचीन भाषा एवं साहित्य के महत्व को स्वीकार किया गया और उन्होंने पाठ्यचर्या उचित स्थान देने की घोषणा की। भारतीय पाठ्यचर्या को उचित स्थान देने की घोषणा की गई, यानी कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि प्राचीन भाषा जो है एवं साहित्य जो है भारत का, उसका बहुत बड़ा योगदान है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात की घोषणा करी और उसको भारतीय प्राचीन भाषा और साहित्य को स्वीकारा। शिक्षा नीति में भारतीयों के भौतिक उन्नति के लिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को अति आवश्यक बताया गया और पाठ्यचर्या में विशेष स्थान देने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि भारतीयों के भौतिक विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए पाश्चात्य ज्ञान को विज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये अति आवश्यक है और उसको विशेष स्थान देने के लिए बल दिया। उन्होंने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा कि हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह यूरोपियन ज्ञान है। इस घोषणा पत्र में मिशन स्कूलों को धार्मिक शिक्षा की छूट दी गई और सरकारी स्कूलों में धार्मिक तटस्थता की नीति का पालन किया गया। साथ ही इन सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में बाइबल रखना अनिवार्य कहा गया।
यानी कि इस घोषणा पत्र के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जो मिशनरी स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, उनको धार्मिक शिक्षा देने की छूट दी गई थी कि वो किसी भी धर्म की शिक्षा अपने धर्म के अनुसार वो दे सकते हैं। और उन्होंने एक चीज़ ये कंपलसरी कर दिया था कि जो भी विद्यालय का पुस्तकालय होगा यानी लाइब्रेरी होगी, वहाँ पर बाइबल को रखना अनिवार्य होगा। फिर आ जाते हैं शिक्षण विधि पर। शिक्षण विधि इस घोषणा पत्र में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए देश की भाषाओं और अंग्रेज़ी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि हम भारत के समस्त स्कूलों को फलते फूलते देखना चाहते हैं। यानी कि जो भारत की निज भाषा थी उसको महत्व दिया गया इसमें। साथ ही अंग्रेज़ी भाषा को भी शिक्षा में स्वीकारा गया कि अंग्रेज़ी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है। घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से यह भी कहा गया कि राज्य भाषाएं इतनी विकसित नहीं हैं कि उनके माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जा सके, अतः उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम होगी। यानी कि जो हायर एजुकेशन में उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज जो थी उसको कंपलसरी कर दिया। शिक्षक और शिक्षार्थी, इस घोषणा पत्र में शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए क्या चीज़ें डाली गई थी? इस घोषणा पत्र में शिक्षकों के स्तर को उठाने पर बल दिया गया और इसके लिए शिक्षकों के वेतन को बढ़ाने की बात कही गई। यानी कि शिक्षकों को उनका स्तर बढ़ाना था, उनको ऊपर ले जाना था। इसके लिए उन्होंने जो उपाय सोचा वो ये था कि शिक्षकों के वेतन को बढ़ाया जाए। साथ ही इस घोषणा पत्र में शिक्षार्थियों को किसी भी प्रकार के विद्यालय में पढ़ने वाले निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रावधान भी किया गया। यानी कि शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए उन्होंने ये योजना जो इसमें इंक्लूड की थी वो ये थी कि जो निर्धन बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जाए। फिर शिक्षण संस्थाएं आ जाती हैं इसी में। शिक्षण संस्थाएं, विभिन्न स्तर की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना की गई। पहली बार भारत में व्यावसायिक शिक्षा हेतु व्यावसायिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई। साथ ही विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा भी की गई, क्योंकि उस समय हमारे देश में उच्च शिक्षा और शोध कार्य के लिए विश्वविद्यालय नहीं थे। वुड के घोषणा पत्र में घोषणा की कि भारत में भी लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर कोलकाता और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। यानी कि जिस तरह लंदन में विश्वविद्यालय थे उसी के आदर्श रूप में, उसी के रूप में मुंबई और कोलकाता में भी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। उसके बाद आवश्यकता अनुसार मद्रास और अन्य स्थानों पर भी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। यानी कि समय के मांग के अनुसार भविष्य में अगर ज़रूरत हुई तो हम मद्रास समेत अन्य स्थानों पर भी विश्वविद्यालयों की स्थापना करेंगे। ऐसी घोषणा वुड के घोषणा पत्र में की गई थी। ये विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करेंगे, उन पर नियंत्रण रखेंगे और छात्रों की परीक्षा कराएंगे तथा अंत में उन्हें परीक्षा परिणाम भी देंगे। यानी कि ये विश्वविद्यालय जो हमारे वर्तमान समय के जो स्ववित्त पोषित महाविद्यालय हैं वो इनसे संबद्धता प्राप्त करेंगे और ये विश्वविद्यालय उनके ऊपर निगरानी रखेंगे और एग्ज़ाम कराकर विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। फिर आ जाता है जन शिक्षा। जन शिक्षा में जैसा कि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, छनन या निस्पंदन का सिद्धांत। इस घोषणा पत्र में ये कहा गया कि निस्पंदन या छनन के सिद्धांत को हम निरस्त करते हैं, यानी निरस्त किया जाता है। शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए सुलभ कराई जाएगी। छनन या निस्पंदन के सिद्धांत में ये था कि उच्च कुलीन लोगों को ही ये शिक्षा उपलब्ध कराई जानी थी और उनसे धीरे धीरे सामान्य लोगों तक पहुंचने का प्रावधान था। यानी कि उस समय कंपनी सरकार ये चाहती थी कि कम पैसे में हम अधिक लोगों तक शिक्षा पहुंचा सके। तो उनका ये निर्णय रहा कि केवल उच्च वर्ग के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए शिक्षा सुलभ कराई जाएगी। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। निर्धन व गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। जन शिक्षा के प्रचार हेतु व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। यानी कि छात्रवृत्ति दी जाएगी गरीब बच्चों को और जन शिक्षा के प्रचार के लिए जो व्यक्ति प्रयास करेगा या जो भी प्रयास करा जाएगा उनको प्रोत्साहन
दिया जाएगा। भारतीय भाषाओं का विकास किया जाएगा। यूरोपियन ज्ञान विज्ञान का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाएगा। यानी कि जो भारतीय भाषा में अनुवाद कराना था, जो अदर लैंग्वेजेस के जो ग्रंथ थे, बुक्स वगैरह थी या इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, उनको भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद कराने के लिए घोषणा हुई थी। फिर आता है स्त्री शिक्षा। इस घोषणा पत्र में किया गया कि यहाँ शिकार लिखा हुआ है, स्वीकार किया गया कि भारतीयों के नैतिक और चारित्रिक विकास करने के लिए, उनकी भौतिक उन्नति करने के लिए स्त्री शिक्षा की आवश्यकता बहुत है। इसके विकास के लिए बालिका विद्यालयों को विशेष अनुदान दिया जाएगा। साथ ही स्त्री शिक्षा हेतु सहयोग देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। यानी कि वो व्यक्ति जो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देंगे उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और स्त्री शिक्षा के लिए बालिका विद्यालय विशेष रूप से अनुदानित किए जाएंगे और उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्त्री शिक्षा के बाद इसी में आ जाता है हमारा मुसलमानों की शिक्षा, यानी मुस्लिम्स की शिक्षा। इस घोषणा पत्र में शिक्षा नीति में यह स्वीकार किया गया कि भारत में हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार बहुत कम है और इनकी शिक्षा के प्रसार के लिए मुसलमान बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूल खोले जाएंगे, जैसे कि मकतब, मदरसे वगैरह जो होते हैं, वो उस तरीके के स्कूल्स की भी व्यवस्था की जाने की बात कही गई। साथ ही मुसलमान बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित भी किया जाएगा। ये हो गई मुस्लिम्स की शिक्षा का जो घोषणा हुई थी। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा में आ जाते हैं। तो गुड के इस घोषणा पत्र में इस बात को स्वीकारा गया कि भारत में बेरोजगारी दूर करने के लिए, उद्योग में कुशल कर्मकारों की पूर्ति करने और भारतीयों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। यानी कि इस बात को उन्होंने स्वीकारा कि भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए और कुशल कर्मकारों की पूर्ति करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। शिक्षित व्यक्तियों को उनकी शैक्षिक योग्यता और कुशलता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। यानी जो व्यक्ति जिस स्तर का शिक्षित होगा या जिस स्तर की उसकी कार्यकुशलता होगी, उसके आधार पर उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। फिर शिक्षक और शिक्षा के बारे में, शिक्षा यानी शिक्षा का स्तर उठाने के लिए शिक्षक की शिक्षा, यानी कि जो हमारे टीचर हैं उनकी शिक्षा पर आवश्यक तौर से बल दिया गया। इसके लिए भारत में इंग्लैंड के शिक्षक प्रशिक्षण की तरह शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। यह प्रशिक्षण सामान्य शिक्षक विधि शिक्षकों और चिकित्सा शिक्षकों के लिए अलग अलग होगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि जैसे अभी हमारा जो एक तरीके से देखें तो बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, ये जो हमारे शिक्षण से संबंधित हमारे कोर्स हैं, ये उसी के अंतर्गत आते हैं कि शिक्षक की शिक्षा का प्रयास उसको और बेहतर बनाने के लिए और हर एक फील्ड के शिक्षक के लिए अलग अलग शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। यानी डॉक्टर, जो चिकित्सक शिक्षक होंगे उनके लिए व्यवस्था अलग होगी, जो दूसरी फील्ड के होंगे उनके लिए अलग व्यवस्था होगी। साथ ही इस प्रशिक्षण के दौरान में उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। ऐसा ना हो कि मतलब जब विद्यार्थी होते हैं तो उनको वेतन तो मिलना नहीं है, इसलिए इस बात का ध्यान रखा गया कि जब वो प्रशिक्षण काल में होंगे तो उनको छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था भी की जाएगी। अगला जो उसमें घोषणा पत्र में था कि धार्मिक शिक्षा के बारे में एक और धार्मिक तटस्थता की नीति को बताया गया और दूसरी ओर मिशन स्कूलों को धर्म शिक्षा देने की छूट दी गई और सभी सरकारी स्कूलों के पुस्तकालय में बाइबल अनिवार्य रूप से स्कूलों के पुस्तकालयों में बाइबल को अनिवार्य रूप से रखने का आदेश भी दिया गया। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इसमें लगभग पूरा टॉपिक मैंने वुड का घोषणा पत्र इसमें कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अभी इसका एक टॉपिक है
वुड के घोषणा पत्र की आलोचना, उसके विशेषता और उसके दोष और उसके गुण।